गुड इवनिंग दोस्तों। ये पदार्थ चैप्टर जो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे, इस पूरे पदार्थ का एक बार रिवीजन हम लोग वन लाइनर के रूप में करेंगे। यानी संपूर्ण चैप्टर को 10 से 15 मिनट में हम लोग पूरा रिवीजन करेंगे वन लाइनर के थ्रू। और ये सारे पॉइंट्स जो बनाए गए हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण हैं। तो आइए हम लोग बोर्ड पे चलते हैं और एक सरसरी निगाह से हम पूरे चैप्टर को रिवीजन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखा गया आपका, ऐसी राशियाँ जिनमें द्रव्यमान स्थान घेरने की क्षमता तथा गुरुत्वाकर्षण शक्ति पाई जाती है उसे पदार्थ कहते हैं। तो इसको हमने एक्सप्लेन किया ही था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि पदार्थ के कौन से गुण इनमें से नहीं है। ऑप्शन दे देगा ए द्रव्यमान का पाया जाना, ऑप्शन नंबर बी स्थान घेरने की क्षमता होना, ऑप्शन नंबर सी गुरुत्वाकर्षण शक्ति का पाया जाना, ऑप्शन नंबर डी कुछ और भी दे देगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। फिर आते हैं, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते अतः रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। इसको भी हमने एक्सप्लेन किया था। तो पूछ सकता है क्वेश्चन आपको कि परमाणु से संबंधित कौन से तथ्य सही हैं। ऑप्शन नंबर ए ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से ये वन लाइनर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये मेमोरेबल पॉइंट्स है, इसको आप लोग याद कर लीजिए कि परमाणु जो होते हैं स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। ठीक है। ये भी पूछ सकता है कि परमाणु से संबंधित कौन सा तथ्य सही है। ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, नहीं लेते हैं, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो ये पॉइंट सारे एग्जामिनेशन जो भी लिखे गए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। इसको जरूर से याद कर लीजिए। ओके। फिर अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। तो आपको बताया गया था कि अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं क्योंकि ये क्लस्टर में होते हैं। अणु जो होते हैं स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। अणु दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तो जब दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बने होते हैं यानी ग्रुप में होते हैं, ऑलरेडी ये ग्रुप में होते हैं, तो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। ठीक है। पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की 5 अवस्थाओं के बारे में डिस्कस किया था हमने। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा और पांचवा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो याद रखिएगा सामान्य रूप से 3 अवस्थाएं और ये पांचों कंप्लीट पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है। अब इसके बाद हमने पढ़ा था कि ठोस के क्या लक्षण होते हैं, द्रव के क्या लक्षण होते हैं, गैस के क्या लक्षण होते हैं। तो आपने देखा था कि ठोस, द्रव और गैस में गतिज ऊर्जा की जब बात होगी तो सबसे अधिक गतिज ऊर्जा किसकी होगी, जो गति करेगा। गतिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है कि ऐसी ऊर्जा जो वस्तुओं में गति के फलस्वरूप उत्पन्न हो। यानी यदि कोई व्यक्ति गति करता है, जैसे हम ही गति कर रहे हैं, तो हमारे अंदर कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी। यदि हम रुकी हुई अवस्था में हैं तो हमारे अंदर कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। यानी क्या होती है, ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, एक गति की अवस्था में उत्पन्न होती है और एक रुकी हुई अवस्था में जो ऊर्जा होती है। तो गति की अवस्था में जो होती है उसे गतिज ऊर्जा, और जो रुकी हुई अवस्था में होती है तो स्थितिज ऊर्जा। तो हम बात करते हैं गतिज ऊर्जा की। तो चूंकि आपने देखा था कि ठोस के जो कण होते हैं, ठोस के अंदर जो कण होते हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होने के कारण क्या होते हैं, एक दूसरे से बंधे होते हैं, यानी लगभग स्थिर होते हैं। एक दूसरे से बंधे होने के कारण ये स्थिर अवस्था में ज़्यादा होते हैं, केवल अपने स्थान पे ही हिल सकते हैं, कंपन कर सकते हैं। तो इसमें गतिज ऊर्जा कम होती है। और द्रव में क्या होते हैं, बहने की प्रवृत्ति होती है, यानी गति होती है। तो गति होती है तो इसमें गतिज ऊर्जा ठोस की अपेक्षा ज़्यादा होगी। और गैस के मॉलिक्यूल्स और भी दूर दूर फैल सकते हैं, चारों दिशाओं में फैलते हैं, यानी उनमें गति ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। तो ठोस में सबसे कम और गैस में सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा होती है। फिर हमने देखा था कि ठोस में द्रव्यमान ज़्यादा होता है, यानी भार ज़्यादा होता है, तो उनका घनत्व तो अधिक होता है। गैस के अणुओं में घनत्व कम होता है। तो घनत्व को देखा हमने, गतिज ऊर्जा देखा ठोस का कम होता है जबकि घनत्व ज़्यादा होता है। फिर हमने बहने की प्रवृत्ति देखा कि गैस में बहने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है कणों में, जबकि ठोस में कम होती है। ठीक है। और द्रव में इन दोनों के बीच की अवस्था होती है। फिर आपने देखा था अंतराणु का स्थान, क्योंकि ठोस के कण पास पास होते हैं
क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो पास होने के कारण इनके अणुओं के बीच की दूरी कम होती है, यानी अंतर अणु का स्थान कम होता है। यानी ठोस में अंतर अणु का स्थान कम होता है, जबकि द्रव में थोड़ी ज़्यादा होती है, और गैस में और भी ज़्यादा स्पेस होती है अणुओं के बीच, यानी अंतर अणु का स्थान सबसे ज़्यादा होता है। क्लियर। फिर हमने देखा था आयतन के बारे में और आकार के बारे में। तो ठोस क्या होती है, ये जैसे मार्कर है, ये इसका आयतन क्या है, आयतन निश्चित है, ये एक निश्चित स्थान को घेरे हुए है, चाहे हम अपने हाथ के ऊपर रखें और चाहे इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर रखें, ये अपने आकार के जितना ही स्थान घेरेगा वहाँ पे, तो इसका स्थान घेरने की क्षमता आयतन होती है, तो आयतन निश्चित होगा। और क्या होगा, आकार भी इसका निश्चित है, ये बेलनाकार है तो बेलनाकार ही होगा, चाहे कहीं भी रखिए। तो ठोस का आयतन और आकार निश्चित होता है। द्रव में क्या होता है, द्रव का आयतन, मान लीजिए 1 लीटर दूध लेते हैं, हम थाली में रखेंगे तो थाली का आकार ग्रहण करेगा, और यदि हम गिलास में रखते हैं तो बड़े गिलास में रखेंगे तो गिलास का आकार ग्रहण करेगा। यानी आकार उसका बदलता रहता है द्रव का, लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। गैस में क्या होता है, जैसे अगरबत्ती को जला दिया जाए तो अगरबत्ती से जो धुआं निकलेगा वो रूम की जितनी लंबाई चौड़ाई होगी उसमें पूरे में फैल जाएगी, यानी उसकी सुगंध चारों तरफ फैल जाएगी। तो उसमें क्या होता है, उसके आकार में परिवर्तन होता है, ठीक है, और आयतन में भी क्या होती है, बढ़ोतरी होती रहती है। तो इसका क्या होता है, आयतन और आकार निश्चित नहीं होता है, वो स्थान के अनुसार बदलता रहता है। तो गैस का आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है, ठीक है। सिलेंडर में भर देंगे तो वो कम स्थान घेरेगा, रूम में खोल के छोड़ देंगे तो वो पूरी फैल जाएगी, यानी उसका आकार बदलता है और आयतन भी बदलता है। ठोस, द्रव और गैस की बात हुई थी, ठीक है। तो ठोस में घनत्व तो हमने बताया सबसे कम होता है, सॉरी, ठोस का घनत्व तो ज़्यादा होता है, ठोस का घनत्व तो ज़्यादा होता है क्योंकि द्रव्यमान इसमें ज़्यादा होता है, और गैस का घनत्व तो कम होता है। लेकिन बर्फ और जल के केस में देखें तो बर्फ भी एक ठोस है, किंतु इसका घनत्व तो कम होता है, ठीक है, ये अपवाद होता है। जल की तुलना में बर्फ का घनत्व कम होता है, ये एक अपवाद है, याद रखिएगा, ठीक है। और जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे अधिकतम होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जल का घनत्व अधिकतम होता है। या पदार्थ जो होते हैं 3 प्रकार के हो सकते हैं। देखिए, पदार्थों को बहुत प्रकार से बांटा गया है। एक घुलनशीलता के आधार पे पदार्थ 2 प्रकार के हो जाएंगे। नंबर फर्स्ट घुलनशील हो जाएगा और नंबर सेकंड अघुलनशील हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम जल में यदि नमक को घोलते हैं तो घुल जाता है, तो नमक घुलनशील पदार्थ हुआ, और रेत को घोलेंगे तो नहीं घुलेगा, तो रेत क्या होगा, यानी बालू क्या होगा, अघुलनशील पदार्थ होगा। हार्डनेस और सॉफ्टनेस के आधार पे कठोर होते हैं पदार्थ, ये मार्कर कठोर पदार्थ है, दबाएंगे तो प्रेशर नहीं पड़ेगा, मतलब इसके उनमें कुछ चेंजिंग नहीं होगा, बहुत ही कठोर है, तो ये कठोर पदार्थ हुआ। रबड़ को दबाएंगे तो वो दबेगा, तो वो मुलायम पदार्थ हुआ। तो पदार्थ कठोरता के आधार पे 2 प्रकार के हो गए। फिर ऐसे पदार्थ जो चुंबक के प्रति आकर्षित होंगे, जैसे लोहे को रखेंगे चुंबक के पास तो वो खींच लेगा, तो लोहा क्या होगा, चुंबकीय पदार्थ होगा। और यदि मार्कर को चुंबक के पास रखेंगे तो मार्कर को ये चुंबक नहीं खींच पाएगा, यानी अनुचुंबकीय पदार्थ हुआ। तो चुंबकत्व के आधार पर भी 2 प्रकार के, एक चुंबकीय पदार्थ, एक अनुचुंबकीय पदार्थ। लोहा चुंबकीय पदार्थ हो गया क्योंकि चुंबक से अट्रैक्शन होता है उसका, और मार्कर चुंबक के प्रति अट्रैक्शन नहीं रखता है, तो इसलिए अनुचुंबकीय पदार्थ हुआ। घुलनशीलता के आधार पर आपने देख ही लिया कि अघुलनशील और घुलनशील पदार्थ, ठीक है। कठोरता के आधार पर मुलायम और कठोर पदार्थ। ऐसे ही पदार्थ 3 प्रकार के और होते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, यानी देखने के आधार पे या प्रकाश के आधार पे। ऐसे पदार्थ जिनके आर पार प्रकाश चली जाती है या हम देख सकते हैं, ऐसे पदार्थ जिनके आर पार हम देख सकते हैं, ठीक है। जैसे जल ले लीजिए, जल के आर पार हम लोग देख पाएंगे तो पारदर्शी पदार्थ हुआ, ठीक है। कांच हो गया, कांच के आर पार हम देख सकते हैं तो पारदर्शी पदार्थ हो गया, यानी कि लाइट उसके आर पार निकल जाती है, ठीक। फिर अपारदर्शी पदार्थ, ये मार्कर हो गया, इसके आर पार हम नहीं देख पाएंगे तो ये अपारदर्शी पदार्थ हुआ, क्योंकि जब देख इसलिए नहीं पाएंगे क्योंकि लाइट इसके आर पार नहीं जा पाएगी, तो जब प्रकाश की किरण इसके आर पार नहीं जा पाएगी तो हम इसको देख नहीं पाएंगे, और जब इसके आर पार नहीं देख पाएंगे तो ये अपारदर्शी पदार्थ होगा। पारभासी पदार्थ क्या होते हैं,
जैसे कोई कागज़ है, पेपर है, उस पर तेल गिरा दीजिए, तो पारभासी पदार्थ में क्या होता है कि तेल लगा हुआ कागज़ धुंधला सा दिखाई देगा। ऐसे पदार्थ जिसके आर पार हम धुंधले रूप में देख पाते हैं वो पारभासी पदार्थ होता है। या कोई कांच हो, उस पर पेंट लगा हो, तो उसमें भी धुंधलापन दिखाई देगा, तो वो पदार्थ क्या होते हैं? पारभासी पदार्थ होते हैं। तो हमने देखा कि जिनके आर पार देख सकते हैं वो पारदर्शी पदार्थ, जिनके आर पार हम नहीं देख पाते वो अपारदर्शी पदार्थ, और जिनके आर पार हम धुंधले कंडीशन में देख पाते हैं वो पारभासी पदार्थ होते हैं। तो जब भी पूछे कि कागज, तेल लगा हुआ कागज कौन सा पदार्थ है, तो याद रखिएगा पारभासी पदार्थ, क्योंकि धुंधलापन होता है उसमें। क्लियर? अब आते हैं फिर पदार्थों को हमने बांटा था, भौतिक और रासायनिक वर्गीकरण किया था। तो हमने देखा था कि बाहरी संरचना के आधार पर जब भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है तो उसे भौतिक वर्गीकरण, और जब आंतरिक संरचना के आधार पर इंफॉर्मेशन दिया जाता है तो उसे रासायनिक वर्गीकरण कहते हैं। तो भौतिक आधार के आधार पर हमने 3 प्रकार के पदार्थ देखे थे, ठोस, द्रव और गैस। और ठोस और द्रव गैस की विशेषताएं आपको ऑलरेडी बताई जा चुकी है। फिर आते हैं हम लोग रासायनिक वर्गीकरण के आधार पे। हमने देखा था कि पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ भी 2 प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्वों को हमने बताया था कि एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर जब बनते हैं तो तत्व कहलाते हैं, और यौगिक को बताया था कि जब 2 या 2 से अधिक भिन्न परमाणु मिलते हैं, एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, तो उसे हम यौगिक बोलते हैं। तत्वों की परिभाषा में हमने तत्वों के एग्जाम्पल में हमने देखा था सोना, चांदी, ये सब क्या है? तत्व हैं, क्योंकि एक ही प्रकार के परमाणु से मिलके बने होते हैं। अब हमने देखा था यौगिक में कि NaCl क्या है? नमक को बोलते हैं NaCl। तो इसमें एक सोडियम है और क्लोरीन है, यानी 2 अलग अलग तरह के परमाणु हैं और निश्चित अनुपात में मिले हैं, इसलिए NaCl क्या होगा? यौगिक होगा। H2O क्या है? पूछ दे कि H2O क्या है, तत्व है कि यौगिक है? तो आपका स्पष्ट आंसर होना चाहिए कि यह यौगिक है, क्योंकि इसमें 2 भिन्न प्रकार के परमाणु निश्चित अनुपात में मिले हुए हैं। H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 का होता है, यानी 2:1 के अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिले हुए हैं, इसलिए ये क्या होगा? निश्चित अनुपात में मिले होने की वजह से ये यौगिक होगा, और इसमें 2 भिन्न परमाणु भी उपस्थित हैं। फिर हमने देखा था कि अशुद्ध पदार्थ जिन्हें मिश्रण भी कहते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को हमने बताया था कि जिनको हम पृथक रूप से नहीं देख पाते हैं वो समांगी मिश्रण होते हैं, और पृथक रूप से इसलिए नहीं देख पाते हैं कि वो समान रूप से आपस में वितरित होते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक या कोई पदार्थ आपस में समान रूप से वितरित हो तो उसे समांगी मिश्रण कहेंगे, और इनको पृथक पृथक हम नहीं देख सकते हैं। विषमांगी मिश्रण में हमने बताया था कि इनको पृथक रूप से हम देख सकते हैं, ठीक है, और ये विभिन्न अनुपात, अनिश्चित अनुपात में आपस में मिलने होते हैं, विषमांगी जो होते हैं। विषमांगी मिश्रण जो होते हैं, मैक्सिमम जो पदार्थ होते हैं वो विषमांगी मिश्रण ही होते हैं, लेकिन जो मिश्र धातु होते हैं, याद रखिएगा, जो मिश्र धातु होते हैं और जो जलीय विलयन होते हैं, ये समांगी मिश्रण ही होंगे। जलीय विलयन फॉर एग्जांपल नमक और चीनी का जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो चीनी और नमक क्या होते हैं? आपस में घुल जाती हैं, उनको हम कणों को पृथक रूप से नहीं देख पाते हैं, तो नमक और चीनी का विलयन क्या होगा? समांगी मिश्रण होगा, ठीक है। जल और चीनी का मिश्रण क्या होगा? समांगी मिश्रण होगा, क्योंकि वो आपस में घुल जाते हैं, उनको पृथक रूप से हम देख नहीं पाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, आप करेंगे रेत को जब जल में मिलाते हैं तो रेत के और जल के कणों को हम अलग अलग देख सकते हैं, इसलिए वो विषमांगी मिश्रण होगा, ठीक है। मिश्र धातु, यानी जब 2 धातु आपस में मिलाए जाते हैं तो जो धातु बनता है वो मिश्र धातु होता है। जैसे पीतल ले लीजिए, पीतल एक मिश्र धातु है। पूछेगा कि पीतल कैसा धातु है, तो मिश्र धातु है, क्योंकि हमने एक फार्मूला बताया था पिताजी, एक ट्रिक बताया था पिताजी। अक्सर क्वेश्चन पूछता है पीतल किन 2 तत्वों से मिलकर बना होता है, तो आप याद रखिएगा ट्रिक पिताजी। पी फॉर पीतल, ता फॉर तांबा और जी फॉर जिंक, यानी तांबे और जिंक के मिलने से पीतल बनता है, यानी ये एक मिश्र धातु है। 2 तत्वों के या 2 धातुओं के मिलने से ये एक धातु बना है जिसे हम मिश्र धातु कहते हैं, और मिश्र धातु जो होते हैं क्या होते हैं? समांगी मिश्रण होते हैं। क्लियर? बारूद और कुहासा जो होता है आपका विषमांगी मिश्रण में आएंगे। क्लियर? ओके, अब आते हैं फिर देखिए, जल का हिमांक तथा बर्फ का गलनांक पूछता है अक्सर क्वेश्चन कि बर्फ का गलनांक कितना होता है, तो याद रखिएगा बर्फ का गलनांक
0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसको भी हमने क्लियर बताया हुआ था कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, बर्फ़ का हिमांक बताया, सॉरी हाँ बर्फ़ के हिमांक की चर्चा हो रही है, तो नहीं सॉरी बर्फ़ के गलनांक की चर्चा हो रही है। बर्फ़ का गलनांक जब पूछे कि बर्फ़ का गलनांक कितना होता है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि बर्फ़ जो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जब ऊपर चलते हैं, टेम्परेचर बढ़ता चलता है तो वो गलना शुरू होता है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड बॉर्डर लाइन है, यहीं से जमना, जल यहाँ से जमना शुरू होगा और बर्फ़ क्या होगा, पिघलना शुरू होगा। एंड 0 डिग्री बॉर्डर लाइन है, तो जब जमने की बात करेगा तो जल को हम जमाएंगे और जब गलने की बात करेगा तो बर्फ़ को गलाएंगे। तो बर्फ़ का गलनांक जब पूछे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ये गलना शुरू होता है, ऊपर की तरफ जाते हैं 1 2 3 डिग्री, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ़ का गलनांक होगा। और जल जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे की तरफ जाएंगे तो ये जमना शुरू होता है, एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड जल का हिमांक भी होगा। तो हिमांक और गलनांक, किसी भी पदार्थ का हिमांक और गलनांक क्या होता है, सेम होता है, हिमांक और गलनांक सेम होता है। तो यहाँ पे फार्मूला लिखा गया है हिमांक इक्वल टू गलनांक, ठीक है, ओके। क्वथनांक और द्रवणांक भी ऐसे ही बराबर होते हैं, ठीक है। आगे फिर चलते हैं, क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। तो क्रोमेटोग्राफी विधि में क्या होती है, इसी को वर्णलेखन भी बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी को वर्णलेखन भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह पे पूछा गया है। वर्णलेखन में क्या बताया गया कि क्रोमेटोग्राफी विधि में रंगों में पाए जाने वाले विभिन्न अवयवों को पृथक किया जाता है। मतलब ऐसी विधि, यदि कोई कलर है, ठीक है, तो उस कलर में विभिन्न प्रकार के और भी अवयव पाए जाते हैं। मतलब कि कलर जो होता है कंपोनेंट्स कई पार्टों से मिलकर बना है, तो उसमें जो कलर जो होता है उसके अवयव को, उसके पार्टों को अलग करने की विधि क्या कहलाती है, क्रोमेटोग्राफी विधि कहलाती है, ठीक है। यानी कि जो पदार्थ होते हैं उनके अवयवों को, रंगों की एब्जॉर्प्शन की क्षमता अलग अलग होती है, इसी कारण कई रंगों में वो दिखाई देते हैं, कई रंगों में बढ़ जाता है। क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा कोई कलर कई रंगों में बढ़ जाता है। जैसे स्याही है, उसमें पेपर को हम डुबोते हैं, तो जो अवयव होते हैं, कण होते हैं जो पदार्थ के, उनकी अवशोषण क्षमता, कलर को सोखने की क्षमता अलग अलग होती है, इसलिए उसमें कई तरह के कलर दिखाई देते हैं। यानी कि रंगों के अवयव को अलग अलग करने की विधि क्या होती है, क्रोमेटोग्राफी विधि होती है। क्लियर। गीले कपड़े का सूखना, क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब गीला कपड़ा सनलाइट में सुखाया जाता है तो किस प्रोसेस से, क्वथन से, वाष्पन से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सिंपल सा आंसर होगा कि वाष्पन, क्योंकि वाष्पन की क्रिया यानी द्रव का वाष्प में बदलने की क्रिया साधारण ताप पर होती है, और जब कपड़े, गीले कपड़े बाहर वातावरण में सुखाए जाते हैं तो वो साधारण टेम्परेचर पे उसमें उपस्थित जल वाष्प में बदलता है, इसलिए गीले कपड़े का सूखना वाष्पन की क्रिया के तहत आएगा, और जल का उबलना क्वथन की क्रिया के तहत आएगा, क्योंकि वो विशेष ताप पे जल उबलता है, और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऑलरेडी बताया जा चुका है। फिर हमने बताया कपूर, नफ्थलीन, नौशादर, आयोडीन, ये सब ऊर्ध्वपातज पदार्थ हैं, ठीक है। पूछ सकता है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है, तो आप ऑप्शन दे देगा कपूर, नफ्थलीन, आयोडीन, और चौथा कोई और दे देगा जो कि लोहा दे देगा, ठीक है, कुछ भी दे सकता है। तो लोहा आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि बाकी तीनों क्या होते हैं, ऊर्ध्वपातज पदार्थ होते हैं। और पातज पदार्थों के बारे में हमने बताया था कि ये ऐसे पदार्थ जो बिना द्रव में बदले सीधे, ऐसे ठोस पदार्थ जो बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाते हैं, वो ऊर्ध्वपातज पदार्थ होते हैं। जल का अधिकतम घनत्व तो बता ही चुके हैं, ठीक है। बादल एवं कोहरे का बनना, पूछ देगा कि संघनन की क्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, तो बादल और कोहरा बनता है, ठीक है। संघनन की क्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, तो बादल और कोहरा बनता है, याद रखिएगा। फिर ठोस का घनत्व द्रव की एवं गैस की अपेक्षा अधिक होता है, ये हम अभी क्लियर कर चुके हैं कि ठोस का घनत्व अधिक होता है, किंतु बर्फ के केस में और जल के केस में ये घनत्व अपोजिट हो जाएंगे, अपवाद है, वो समझा ही चुके हैं। आगे चलते हैं। फिर बर्जिलियस ने नाम के पहले अक्षर को प्रतीक माना, पूछ देगा कि किसी भी तत्व के नाम के पहले अक्षर को प्रतीक किसने कहा, तो बर्जिलियस ने कहा, याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ओके। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे टू ऑल।